क्या नेपोटिज्म सच में बॉलीवुड को बर्बाद कर रहा है या फिर ये एक जीनियस बिजनेस मॉडल है? आज के वीडियो में हम डिकोड करेंगे कि क्यों स्टार किड्स को लॉन्च करना एक रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी है और कैसे उनकी रियल ट्रेनिंग एक्टिंग स्कूल्स में नहीं बल्कि उनके डाइनिंग टेबल्स पर ही शुरू हो जाती है। हम बात करेंगे उस फ्लॉप मिथ की जहां आउटसाइडर्स को भी साथ साथ फ्लॉप्स के बाद कंटिन्यूअस मौके मिलते रहे हैं और साल 1947 से लेकर आज 2026 तक का वो हिस्टोरिकल डेटा जो आपको हैरान कर देगा कि बॉलीवुड में इनसाइडर्स वर्सेस आउटसाइडर्स का असली रेशो क्या है और एंड में कि क्यों बॉलीवुड सिर्फ एक बिजनेस नहीं ग्लोबल स्टेज पर इंडिया की सबसे बड़ी सॉफ्ट पावर है। इंट्रीग्ड? तो चलिए इस कंट्रोवर्सी के पीछे का पूरा सच डिकोड करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके, मेरी बात पहले सुनिए और फिर नेपोटिज्म को गालियां दीजिए। मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर मैंने अपने 50K सब्स वाले चैनल में जी हाँ 50K हो गए हैं और 100K आपको करने हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। तो अगर इस चैनल में मैंने अपने डॉग को इंट्रोड्यूस किया तो क्या मैंने इसके साथ नेपोटिज्म किया? या फिर फीडो की प्रेजेंस से मेरे वीडियो में क्यूटनेस आ रही है तो क्या ये नेपोटिज्म है? कंफ्यूज हो गए? इसी नेपोटिज्म की बहस को हम डिकोड करेंगे। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नमिता और ये है क्यूटी फीडो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स स्टार्ट। नेपोटिज्म रॉक्स! नेपोटिज्म रॉक्स! फ्रेंड्स, हम सब नेपोटिज्म से नफरत करते हैं, राइट? हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्टार किड्स को ट्रोल करना हमने अपना हक समझ लिया है। लेकिन चलिए आज इस कॉइन को दूसरे पहलू से देखते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे रिवर्स साइकोलॉजी की जो आपको ये सोचने पे जरूर मजबूर कर देगी कि क्या नेपोटिज्म सच में बॉलीवुड के लिए बुरा है या फिर ये एक बहुत ही जीनियस बिजनेस मॉडल है। करण जौहर ने प्रोड्यूसर बनने के बाद हमेशा एक बात कही है और ये बात उन्होंने कोमल नहाटा के साथ अपने एक पॉडकास्ट में भी रिपीट की कि फिल्म मेकिंग कोई चैरिटी नहीं है। It is a combination of commerce and art. Growth comes from profit. Profit comes from profitability. Profitability दिखाना बहुत जरूरी है और मैंने हमेशा कहा है कि हमारा जो काम है एक मिश्रण है कॉमर्स और आर्ट का। एक प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो जब एक प्रोड्यूसर 100 से 150 करोड़ रुपए अपनी जेब से खर्च करता है तो आप एक बिजनेस को चला रहे हो और किसी भी बिजनेस में सबसे बड़ा खर्चा क्या होता है? मार्केटिंग और ब्रांड बिल्डिंग का। जब एक प्रोड्यूसर किसी स्टार किड को लॉन्च करता है तो उसकी मार्केटिंग कॉस्ट ड्रास्टिकली कम हो जाती है क्योंकि आप उनके पेरेंट्स को जानते हैं, उनके सरनेम को जानते हैं, उनका नाम बचपन से सुनते आ रहे हैं। मीडिया उन्हें फ्री कवरेज दे रहा है और ऑडियंस के अंदर एक नेचुरल क्यूरियोसिटी होती है उन्हें देखने की। टू अ प्रोड्यूसर लॉन्चिंग अ स्टार किड इज प्योर रिस्क मैनेजमेंट। वो इतना सा बच्चा होता है किसी स्टार का तो उसकी तस्वीरें खींचते हैं लोग और मैगजीन में छापते हैं और लोग देखते हैं, अरे उसका बच्चा बड़ा हो गया है। अब वो अगर एक आदमी उस बच्चे को लेके हीरो बनाता है और अपना पैसा लगा रहा है, वो रिस्क ले रहा है बिजनेस में, तो ये नेपोटिज्म कैसे? और बात सिर्फ मार्केटिंग की नहीं है, बात है उस ट्रेनिंग की जो किसी एक्टिंग स्कूल में नहीं मिलती है। कास्टिंग डायरेक्टर और बेहतरीन एक्टर अभिषेक बैनर्जी ने अपने राज शमानी वाले इंटरव्यू में एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि स्टार किड्स बचपन से ही इंडस्ट्री के माहौल में रहते हैं, सेट्स पर बड़े होते हैं, उन्हें पता होता है कि कैमरे के पीछे का केओस कैसे हैंडल करना है, मीडिया ट्रायल्स को कैसे झेलना है। उनकी स्किन बहुत थिक हो जाती है। उसको पता है इंडस्ट्री में सेट पे कैसे बिहेवियर है, उसको पता है ज्यादा सीरियसली नहीं लेने का या ज्यादा बदतमीजी से बात नहीं करने का आईडी से। ऑल्सो बिकॉज द लर्निंग विच वी नीड आफ्टर बीइंग इन द इंडस्ट्री एंड वर्किंग, दे गेट द लर्निंग वे ऑन, बहुत पहले मिल जाता है। इवन आमिर खान ने अपने एक इंटरव्यू में ये एक्सेप्ट किया कि उन्हें अच्छी कहानियों की पहचान इसलिए है क्योंकि उनके घर में बचपन से फिल्मों की स्क्रिप्ट्स और स्टोरीज डिस्कस होती थी क्योंकि उनके फादर फिल्म मेकर थे। तो वो 5-6 बरस की उम्र से 15-16 बरस की उम्र तक, 17 बरस की उम्र तक मैंने जितनी कहानी अब्बाजान ने सुनी ऑलमोस्ट सारी मैंने सुनी। तो वो जो एक्चुअली गुरुकुल टाइप की ट्रेनिंग हो गई मेरी। अलग अलग राइटर्स, अलग अलग डायरेक्टर्स, डिस्कशन होते थे नरेशन के बाद, क्या पॉइंट सही है क्या नहीं है। चचा जान अब्बाजान फिल्में बनाते थे तो हम लोग कभी पूरा प्रोसेस हमने नजरों के सामने देखा है। अगर आप बच्चे हो और बचपन से ही फिल्म इंडस्ट्री के तौर तरीके सीख रहे हो तो उसमें बुरा क्या है? उसमें तो फायदा ही है। और जावेद अख्तर साहब ने भी लल्लन टॉप के अपने दिए गए इंटरव्यू में एक बहुत ही अच्छी बात बोली।
उन्होंने कहा कि अगर प्रोड्यूसर डायरेक्टर खुद के पैसे लगा रहे हैं, कोई टैक्स पेयर या गवर्नमेंट के पैसे नहीं लगा रहे, तो वो कहाँ खर्च करें, किस पर खर्च करें, इसमें किसी को क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए। ये कैसे नेपोटिज्म है भाई? मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, मैं अपना पैसा लगा रहा हूँ, मैं रिस्क ले रहा हूँ, मैं अपने बेटे को हीरो लेता हूँ। अगर पिक्चर फेल होगी तो मुझे नुकसान होगा ना। मैं कोई सरकार के पैसे से तो फिल्म बना नहीं रहा हूँ कि भाई नुकसान होगा तो सरकार होगा, चल गया तो मेरा बेटा चलेगा। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि नमिता स्टार किड्स की मूवीज फ्लॉप होती रहती हैं, फिर भी उन्हें चांसेस पे चांसेस मिलते रहते हैं। लेकिन चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। क्या आपको पता है कि अमिताभ बच्चन की स्टार्टिंग में पूरी 11 फिल्में फ्लॉप हुई थी, तब जाकर उन्हें जंजीर मिली थी। माना कि उनके फादर एक बहुत रेप्यूटेड कवि थे, गांधी परिवार के क्लोज थे, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में तो बिग बी बिल्कुल नए थे, है ना। उन्हें भी मौके मिलते रहे। चलिए आपकी फेवरेट सुष्मिता सेन की बात कर लेते हैं। वो एक एब्सोल्यूट आउटसाइडर थी। मिस यूनिवर्स बनने के बाद उन्हें बहुत बड़ा एक्सपोजर मिला, लेकिन उनका बॉक्स ऑफिस ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। करियर की शुरुआत में उन्होंने लाइन से 6 बड़ी फ्लॉप फिल्म्स दी थी, फिर भी उन्हें लगातार बड़े मौके मिलते रहे क्योंकि उनका ग्लोबल स्टैचर और उनका ब्रांड वैल्यू बहुत थी। अभी थोड़े रीसेंट एक्टर्स की बात करें तो हमारे जेनजी के सुपरस्टार सिद्धार्थ मल्होत्रा एक कंप्लीट आउटसाइडर है। स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बाद उनका बॉक्स ऑफिस सफर इतना आसान नहीं रहा। उनके पूरे करियर ग्राफ में लगातार 7 से ज्यादा बॉक्स ऑफिस फ्लॉप फेल फिल्में रही हैं, लेकिन इंडस्ट्री उन्हें आज भी बड़े प्रोजेक्ट्स देती है क्योंकि उनकी स्क्रीन प्रेजेंस बेहतरीन है और ऑडियंस उन्हें स्क्रीन पर पसंद करती है। एक और बड़ा एग्जाम्पल है कार्तिक आर्यन। प्यार का पंचनामा के बाद उनका करियर ग्राफ बहुत स्लो था। स्टार्टिंग में उनकी लगातार 3 बड़ी फिल्में बैडली फ्लॉप हुई थी, लेकिन उन्हें कॉन्टिन्यूस चांसेस मिलते रहे और फिर सोनू के टीटू की स्वीटी से उनका ऐसा कमबैक हुआ कि उनका कंपैरिजन अक्षय कुमार से किया जाता है। और अक्षय कुमार की बात चली है तो ये तो आपको पता ही होगा कि बीच में पूरे 14 कंसेक्यूटिव फ्लॉप्स दिए थे उन्होंने। और हमारे मेजर इकबाल यानी कि अर्जुन रामपाल, जब वो मॉडलिंग से फिल्म इंडस्ट्री में आए तो उनका बहुत बड़ा लॉन्च हुआ, उनसे बहुत उम्मीदें थी, लेकिन उनकी भी फिल्में फ्लॉप रही। वैसे मैंने उनकी ये पूरी बायोग्राफी यहाँ कवर की है, आप जाकर देख सकते हैं। और अब आते हैं सबसे बड़े प्रूफ पर। अगर हम साल 1947 यानी हमारी आज़ादी से लेकर 2026 तक के पूरे 79 ईयर्स के इंडियन सिनेमा का एक हिस्टोरिकल एनालिसिस चार्ट बनाएं, तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इनसाइडर्स और आउटसाइडर्स का रेशो लगभग 50-50 ही रहा है, यानी कि बिल्कुल बराबर। और अगर आप इसकी परसेंटेज निकालें कि कितने लोगों को मल्टीपल चांसेस मिले हैं, तो आउटसाइडर्स को भी उतने ही चांसेस मिले हैं जितने कि किसी स्टार किड को। वैसे ये ग्राफ मैंने जेमिनाई से बनाया है, और अगर आपको जेमिनाई की सब्सक्रिप्शन लेनी है तो आपको क्या लगा कि मुझे कोई स्पॉन्सर मिल गया है? जी नहीं, 50,000 सब्सक्राइबर्स पे कोई स्पॉन्सर नहीं मिलता है, आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, यानी कि सरप्राइज करना पड़ेगा मेरे चैनल को, तब जाकर कोई स्पॉन्सर मुझे मिलेगा। खैर आगे बढ़ते हैं। टेक द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ शाहरुख खान। उनका बैकग्राउंड थोड़ा एफ्लुएंट जरूर था, पर फिल्म इंडस्ट्री के लिए वो एक कंप्लीट आउटसाइडर थे। उन्हें चांसेस पर चांसेस मिले, उन्होंने मेहनत की और आज वो पूरी दुनिया के किंग खान हैं। दीपिका पादुकोण, उनके फादर इंटरनेशनल बैडमिंटन प्लेयर जरूर थे, लेकिन दीपिका खुद एक मॉडल टर्न्ड एक्टर थी। उनकी पहली फिल्म ओम शांति ओम के बाद 5 से 6 बड़ी फिल्में लाइन से उनकी फ्लॉप हुई थी, फिर भी इंडस्ट्री ने उनको बैक किया और आज वो बॉलीवुड की टॉप गॉडेस है। सान्या मल्होत्रा, यमी गौतम, कई एग्जाम्पल हैं। दोनों कंप्लीट आउटसाइडर थी। आज यमी गौतम और उनके हस्बैंड डायरेक्टर आदित्य धर अपनी सॉलिड स्टोरी से इंडस्ट्री को रूल कर रहे हैं। वैसे बाय द वे आदित्य धर की भी बायोग्राफी मैंने कवर की है, जो आप इस पे देख सकते हैं। सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। इन सभी आउटसाइडर्स को कॉन्टिन्यूसली मौके मिलते रहे क्योंकि उनके अंदर वो स्क्रीन पावर थी जो प्रोड्यूसर्स को पैसा कमाकर दे सकती थी। चलिए और आउटसाइडर्स का एग्जांपल दे देती हूँ। तापसी पन्नू, तमन्ना भाटिया, इन्होंने साउथ से शुरुआत की, धीरे धीरे स्ट्रगल करके बॉलीवुड के टॉप स्टार्स बन गई, लेकिन उनको भी कॉन्टिन्यूसली मौके मिलते गए। कृति सेनन की पहली फिल्म हीरोपंती एक एवरेज ग्रॉसर थी, पर उनका अगला बड़ा चांस सीधा शाहरुख खान और काजोल के साथ था दिलवाले में। प्रियंका चोपड़ा, कंगना रनौत, अनुष्का शर्मा, ना जाने ऐसे कितने एग्जाम्पल्स हैं। मेरा लॉन्च हुआ था यशराज फिल्म्स में। आदित्य चोपड़ा ने मुझे लॉन्च किया था। मैं आउटसाइडर हूँ और उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ी फिल्म में लॉन्च किया कि अगर आप अच्छा कर रहे हो यहाँ पे तो लोग आपके साथ काम करना चाहेंगे।
अगर आप अच्छा नहीं कर रहे हो तो चाहे आप कुछ भी हो, लोग आपके साथ काम नहीं करेंगे। यहाँ पे ये बिजनेस है। सबने मेहनत की, उन्हें मौके मिले और उन्होंने अपनी जगह बनाई। चलिए एक सच बात बताइए, अगर जानवी कपूर, अनन्या पांडे या शनाया कपूर स्टार किड्स नहीं होते तो क्या हम उनके हर एक सिंगल मूव को इतना डाइसेक्ट करते, उनकी हर एक मिस्टेक पर इतने मीम्स बनाते? बिल्कुल नहीं। अगर अनीत पड्डा एक स्टार किड होती तो लोग उनकी एक्टिंग को सैयारा में एवरेज बोलकर ट्रोल नहीं कर रहे होते, पर क्योंकि वो आउटसाइडर थी तो लोगों ने उनको बहुत अप्रिशिएट किया। यस, स्टार किड्स के पास एक क्लियर फर्स्ट मूव एडवांटेज होता है, जो खुद करण जौहर भी कई बार मान चुके हैं। Yes, and I do feel that we have that first mover advantage. We do have that first access to work. And yes, we have that advantage. We cannot take that away from ourselves. We must admit to it. We must acknowledge it. But we also know that you are not going to be able to stick on if you don't have what it takes to be successful, which is pure organic talent. उन्हें पहली फिल्म आसानी से मिल जाती है, लेकिन उसके बाद की जर्नी हर एक एक्टर की अपनी होती है। क्या आप आज के बॉलीवुड को इमेजिन भी कर सकते हैं बिना कपूर खानदान के? पृथ्वीराज कपूर से लेकर ऋषि कपूर, रणबीर कपूर, करीना, करिश्मा, ऋतिक रोशन, आलिया भट्ट या फिर संजय दत्त। हाँ, इस लिस्ट में कुछ एक्सेप्शन जरूर हैं जिन्हें उनकी एबिलिटी से ज्यादा चांसेस मिले हैं, चाहे वो नेपो किड्स हो या ना हो। पर इन द एंड बॉलीवुड इज अ ब्यूटिफुल मिक्स ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, और हमें सबको सिर्फ एक ही लेंस से देखना चाहिए, क्या वो अच्छे एक्टर हैं या नहीं है। एक और बहुत बड़ा एग्जाम्पल है एक आउटसाइडर का, जिसकी 6 में से आज तक सिर्फ एक फिल्म हिट हुई है, लेकिन उन्हें भी बार बार लगातार फिल्में मिलती जा रही हैं, और वो हैं शर्वरी वाघ। उनकी बायोग्राफी मैंने यहाँ पर कवर की है, वो आप देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी जगह बनाई इस फिल्म इंडस्ट्री में। लेकिन फ्रेंड्स, अब आते हैं इस कॉइन के सबसे बड़े फ्लिप साइड पर, और ये बात मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मैं यूएस में रहती हूँ और मैं जानती हूँ कि यहाँ के लोगों के लिए इंडिया का मतलब है बॉलीवुड। बॉलीवुड सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं है, ये इंडिया के लिए एक इमोशन है, हमारी सबसे बड़ी सॉफ्ट पावर है, हमारे देश की पहचान है ग्लोबल स्टेज पर। इसलिए हम बॉलीवुड को सिर्फ एक बिजनेस ट्रीट नहीं कर सकते, इसे सिर्फ प्रॉफिट और लॉस के बैलेंस शीट से मेंटेन नहीं किया जा सकता। और यही मेरी हम्बल अपील है बॉलीवुड के सारे प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स और एक्टर्स से। आप सबके कंधों पर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप किसी भी एक्टर को साइन करने से पहले, किसी भी कहानी को ग्रीन लाइट करने से पहले और कोई भी मूवी बनाने से पहले एक बात याद रखिए, आपके हाथ में पूरे देश की रेपुटेशन है, क्योंकि एक फिल्म का इन्फ्लुएंस किसी की लाइफ पर बहुत गहरा और हमेशा के लिए हो सकता है। आपका क्या सोचना है इस पूरे पर्सपेक्टिव पर? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ऑफ कोर्स लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सरप्राइज कर सकते हैं, क्योंकि नए सब्सक्राइबर्स को देखकर मैं और मेरा चैनल अक्सर सरप्राइज हो जाते हैं। तो चलिए, मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड